हाँ जी, प्यारे बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक का नाम संस्मरण है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, और इस पुस्तक में उन्होंने 11 साहित्यकारों के संस्मरण लिखे हैं। उनके जीवन के जुड़े हुए कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। आज हम कहानी व उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में संस्मरण पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। और जो आपका संस्मरण है, जो आपका चैप्टर है, उसका नाम है स्मरण डैश प्रेमचंद। चैप्टर का नाम क्या है? स्मरण डैश लगा के प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपके चैप्टर का नाम आपने ध्यान रखना है। और यह शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा जी जो है वो छायावादी काव्य धारा की प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने बहुत सी काव्य संग्रह भी लिखे हैं, निबंध संग्रह भी लिखे हैं, लेकिन संस्मरण जो है इनका बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रसिद्धि पा चुका है। लगभग सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में इन्होंने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो है वह साहित्य जगत में कहीं अछूता नहीं है, नहीं किसी पहचान का मोहताज है। अगर हम कहानी है के बारे में जिक्र करते हैं, हिंदी कहानी के बारे में, तो उसे जो नए आयाम है, नए कीर्तिमान है, वो मुंशी प्रेमचंद जी ने दिए हैं। या ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी से पहले हिंदी कहानी जो थी वो जैसे कि तिलिस्म के ऊपर आधारित थी, परियों की कहानियां हैं, भूत पिशाच आदि की, इस तरह की कहानियां थी, उपदेशात्मक कहानियां थी। लेकिन कहानी को यथार्थ और आदर्श से जोड़ करके एक धरातल, एक पहचान, एक ऊंचाई देने का काम मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इनकी पहचान हिंदी साहित्य जगत में किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। और जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने इनके बारे में यथासंभव जितना संभव था उतना इनके बारे में संस्मरण के माध्यम से लिखा है। तो आइए बच्चों, आपको महत्वपूर्ण गद्यांशों की जो है मैं आपको व्याख्या करवा रही हूँ। ये आपको मैंने टेक्स्ट भी इसलिए शेयर किया है कि किसी बच्चे के पास अगर गाइड आदि नहीं है तो उसको थोड़ा सा इजी रहेगा। भी लॉकडाउन की वजह से बस हमें यही कंटेंट मिल पा रहा है, तो आपको ये मैं करवा रही हूँ, ठीक है। दद्दा मैथिली क्षण हमारे सांस्कृतिक इतिहास को खड़ी बोली में पुनर्जन्म दे रहे थे। हरि ओध जी संस्कृत के वर्ण वृत्तों में कृष्ण कथा को बांध रहे थे। प्रसाद निराला खड़ी बोली को बाह्य लचीलेपन के साथ आत्मा की नई संवेदनशीलता दे रहे थे। प्रेमचंद जी ने कथा को अयारी तिलस्म की कुतूहल भरी गलियों से निकालकर सामान्य जन जीवन के राजमार्ग पर खड़ा कर दिया। देखिए बेटा, आपको इसका प्रसंग, प्रमुख जो शब्द हैं, उनका अर्थ सब कुछ है आपके सामने है। जो यह आप देखेंगे कि चैप्टर का जो नाम है स्मरण, ऐसे आप 2 डॉट लगाएंगे, और प्रेमचंद ये आपके चैप्टर का नाम है। और जो बुक है, पाठ्य पुस्तक, उसका नाम है संस्मरण। और इसकी रचयिता जो है छायावादी कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा है। तो जब भी आप कोई भी सह प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो इस चीज का आपने स्पेशली ध्यान रखना होता है कि जो आपकी पुस्तक का नाम है और जो चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है, वो सारा बिल्कुल सही हो। तो आइए पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बता रही हैं। शुरुआत वो करती हैं कि जब प्रेमचंद जी का समय था तो उस समय अन्य जो साहित्यकार थे वो क्या कर रहे थे और प्रेमचंद जी ने क्या किया। इस पंक्तियों के माध्यम से वो यह बताना चाह रही है कि दद्दा मैथिली क्षण हमारे सांस्कृतिक इतिहास को खड़ी बोली में पुनर्जन्म दे रहे थे। जब मैथिली क्षण गुप्त का समय आया था, सांस्कृतिक इतिहास का अर्थ क्या है? जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ इतिहास है, साहित्य है, जो भी आप कह सकते हैं, उसको खड़ी बोली में, पहले गद्य काल से पहले मैं आपको बता दूं, ब्रज भाषा जो है चलती थी, अपभ्रंश चलती थी। जैसे ही खड़ी बोली जो है गद्य काल शुरू हुआ, खड़ी बोली हिंदी का आप कह सकते हैं पहचान मिली, उसको पुनर्जन्म देने का अर्थ क्या है कि उसको परिमार्जित कर रहे थे।
उसको एक नया आयाम दे रहे थे, नई पहचान दे रहे थे खड़ी बोली हिंदी को, और खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से हमारी सभ्यता और संस्कृति को। दद्दा मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया। फिर हरिओं जी के बारे में कहती हैं कि जो संस्कृत के वर्ण वृत्त हैं, वाणिक छंद हैं, संस्कृत में लिखे हुए जो छंद हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान कराने वाले छंद है, उनको कृष्ण कथा के माध्यम से बांध रहे थे। हरिओं जी ने कृष्ण कथा को प्रस्तुत किया है। प्रसाद निराला खड़ी बोली को बाह्य लचीलेपन के साथ आत्मा की नई संवेदनशीलता दे रहे थे। जो प्रसाद निराला आदि जो है, ये खड़ी बोली को जो बाहर का लचीलापन था खड़ी बोली के साथ साथ उसके वो आत्मा की नई संवेदनशीलता के साथ जोड़ रहे थे, अर्थात जो साहित्य था उसके अंदर परिपक्वता लाने का काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ उस समय के समकालीन लेखक प्रेमचंद जी ने क्या किया, कथा साहित्य को अर्थात कहानी और उपन्यास, उन दोनों को, अयारी तिलिस्म का अर्थ क्या होता है बेटा, जो आप कह सकते हो भूत पिशाच आदि की कहानियां हैं, जादू आदि की कहानियां हैं, इन सारी कहानियों, अयारी और तिलिस्म की जो जिज्ञासा भरी कहानियां थी, उसको कुतूहल भरी गलियों से निकाल करके सामान्य जनजीवन के राजमार्ग पर खड़ा कर दिया था। अर्थात जो कहानी विधा थी, कथा थी, उसको सामान्य जनजीवन के साथ जोड़ने का जो बड़ा काम था वह मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। देखिए, आप एक छोटी छोटी गलियां हैं, उससे सीधा राजमार्ग हाईवे पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जो कहानी विधा थी, उपन्यास विधा थी हिंदी साहित्य की, उसको प्रेमचंद जी ने इतने आगे तक पहुंचाया था, अर्थात गली से निकाल करके सीधा राजमार्ग पर खड़ा कर दिया था। अब उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में महादेवी वर्मा लिखती हैं कि साधारण धोती कुर्ते में आवेष्टित कृश शरीर, कृश का अर्थ है कमजोर सा, लिपटा हुआ, कमजोर, कृश का अर्थ है कमजोर शरीर, मझोला, मध्यम सा कद, न बहुत छोटे न बड़े, उसी के अनुरूप कोमल हाथ पैर, सिर पर रूखे खड़े हुए से बाल, गोलाई लिए चौड़ा मुख, प्रशस्त ललाट। प्रशस्त शब्द का अर्थ क्या होता है कि कहते हैं ना कि उसका जो माथा है, जो ललाट है, वह बहुत ज्यादा चमकता है, उसके ऊपर नूर दिखता है। जो एक ज्ञानवान व्यक्ति है उसका ललाट जब हम व्यक्त करते हैं तो कहते हैं प्रशस्त ललाट है। घनी भौहें हैं और कुछ तिरछी खिंची हुई सी आंखें, जिनकी असाधारणता में भी एक अनिर्वचनीय आत्मीयता झलक पड़ती है। दोनों होठों पर आवरण सा डाले हुए घनी मूछें, जो मानो उनके अट्टहास को रोकने के प्रयत्न में हिलडुल कर अंत में असफलता से ठहर जाती थी। अब उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में महादेवी वर्मा कह रही है कि बिल्कुल साधारण धोती कुर्ता वो पहनते थे, कमजोर शरीर, मझला कद है, हाथ पैर भी बड़े कोमल, रूखे से बाल है, मतलब बहुत ज्यादा उनका बाहरी व्यक्तित्व अगर कहीं की सुंदर नहीं है, चौड़ा मुख है, गुलाई ली हुए, प्रशस्त ललाट है, घनी भौहें हैं और तिरछी खिंची हुई सी आंखें हैं, जिनकी असाधारणता में भी आंखें बड़े सुंदर नहीं है, लेकिन अनिर्वचनीय आत्मीयता, अर्थात उनकी आंखों से दूसरों के प्रति जो अपनापन है वह छलकता दिखाई देता है। और होठों पर आवरण का अर्थ है पर्दा सा डालते हुए घनी मूछें हैं, जो अट्टहास को, अर्थात वो खुलकर जब हंसने का प्रयत्न करते हैं तो मूछें थोड़ी सी हिल डुल लेती हैं और अंत में असफलता में ठहर जाती हैं। अर्थात वो थोड़ा सा खुश खुल के जब हंसते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो ऐसा लगता है कि उनकी मूछें थोड़ी हिल डुल रही हैं, उनकी जो हंसी है, ठहाके हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रही हैं लेकिन असफल हो जाती है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी, लेखिका कहना चाहती है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो जब भी हंसते हैं तो ठहाके लगाकर खुलकर हंसते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हंसी को रोक रही है, परंतु ऐसा वो कर नहीं पाती, असफल होकर के अपने स्थान पर ठहर जाती है। देखिए बेटा, जिस तरह से आप सप्रसंग व्याख्या का पैटर्न भी देख रहे हैं कि जब भी आप व्याख्या लिखते हैं तो आपको प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग जिसमें आप संदर्भ भी कहाँ से रचना ली गई है, पंक्तियां हैं, ये सब कुछ लिखने के बाद आप जो आपको
व्याख्या के लिए पंक्तियां दी गई है। यथासंभव गद्य में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थों का व्याख्यान जो है, व्याख्या हम नहीं कर पाते, बस भाव को लेकर ही हम लिखते हैं। और उसके बाद जो है आपने इसका विशेष लिखना होता है, तो उसमें 2-3 चीजों का आपने ध्यान रखना होता है कि जो शैली होती है वो वर्णनात्मक अवश्य होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज का वर्णन तो कर ही रहे हैं ना, तो जब भी कोई रचना आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कुछ याद नहीं आता, तो जैसे आप इसमें लिखा वर्णनात्मक, शैली वर्णात्मक है। वाक्य विन्यास का अर्थ क्या है कि जो आपके सेंटेंसेज हैं वो कैसे हैं, तो आप लिख सकते हैं सरल है, सहज, स्वाभाविक, सटीक है, न ज्यादा जटिल है, तत्सम तद्भव शब्दावली। ये कुछ कॉमन सी विशेषताएं होती हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। आप इसमें यह भी, और एक विशेषता आपको यह लिखनी होती है कि जो खास पंक्तियां जब आपके पास व्याख्या के लिए आती हैं, जैसे ये आई हुई हैं, तो इसके माध्यम से पूरा लेखिका ने क्या कहा है, एक पंक्ति में लिखना है कि जो उनका बाह्य व्यक्तित्व है उसकी सजीव चित्रण करने का जो है लेखिका ने प्रयास किया है। आइए अब ये पढ़ते हैं कि बड़ी देर बाद जब भक्तिन को खोजने में बाहर आई, तब गर्मी में प्रेमचंद जी को बाहर बैठे देखकर मेरा मन क्षोभ से भर गया। मेरे यह कहने पर कि आपने सूचना न देकर मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, उत्तर मिला, यहाँ मुझे कहानी के लिए बहुत मसाला मिल गया। न बैठता तो कैसे मिलता, तुम तो कविता लिखती हो, तुम्हारे पास कहानी कहाँ, कहानी तो भक्तिन ही कह सकती है। इसमें भक्तिन जो है वो है ना, महादेवी वर्मा जो है उसकी जो सेविका है, या आप कह सकते हैं, तो उसके बारे में बताती है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो स्वभाव था और जो कहानी का आप कह सकते हैं कि प्लॉट लेना, कंटेंट लेना, वो कहाँ से लेते थे, आम जनता से, आम जनता से मिलकर। उनकी हर कहानी जो है सामान्य जनजीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो वो क्या कहते हैं, लेखिका अपनी एक याद को मतलब साझा करते हुए कहना चाहती है कि एक बार प्रेमचंद जी जो है उनसे मिलने विद्यापीठ आए, परंतु उनकी सेविका भक्तिन ने उनसे कहा कि गुरुजी तो काम कर रही है। ठीक है ना, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की सेविका है, या आप कह सकते हैं सहायिका है, और उसका नाम भक्तिन है। वह जब मिलने आए तो उनको कह दिया कि वो तो काम कर रहे हैं। तो प्रेमचंद जी ने क्या किया कि चलो भक्तिन के साथ ही बैठ जाती हूँ। बैठ जाते हैं और उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ काफी सारी आप कह सकते हैं कहानी का जो मसाला है वो एकत्र कर रहे हैं। और जब महादेवी वर्मा भक्तिन को खोजते हुए, ढूंढते हुए कि वो कहाँ चली गई है, बाहर आई, तो कहते हैं कि प्रेमचंद जी को गर्मी में उनके साथ बैठकर बतियाते हुए देखा तो मेरा हृदय क्षोभ अर्थात दुख मिश्रित क्रोध, क्षोभ का अर्थ क्या है, क्रोध ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी पर गुस्सा नहीं आ रहा, उनको मतलब ये लगता है कि दुख सा महसूस हुआ, दुख भरा जो क्रोध है उसको हम क्षोभ कहते हैं। भक्तिन के साथ बैठे हुए देखा तो कहा कि आपने मुझे अपने आने की सूचना नहीं दी, तो यह मेरे लिए साथ बड़ा अन्याय है कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, घर आए हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि आप नहीं आए। तो कहते कि भक्तिन से कहा कि तुम तो काम नहीं कर रही, काम कर रही हो, अतः तुम मुझे अपनी कथा सुनाओ। भक्तिन वहीं बैठकर उन्हें अपनी कथा सुनाने लगती है, बातें करती है। लेखिका अपनी सेविका को ढूंढते हुए जब बाहर आती है तो उन्हें बड़ा महसूस होता है कि गर्मी में अतिथि बैठे हुए हैं, तो वो उल्हाना भी देती है। तब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यहाँ मुझे कहानी के लिए बहुत मसाला मिल गया, अर्थात वो जो भी लिखते थे, जो कहानी आदि लिखते थे, उसके का सारा संबंध जो है सामान्य जनजीवन से था, आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाइफ से था। कहते हैं कि मैं बैठता तो कैसे मिलता, तुम तो कविता लिखती हो। अर्थात तो महादेवी वर्मा की जो पहचान है मुख्य तौर पर काव्य कवित्री के रूप में ही है, उन्होंने काव्य रचनाएं ज्यादा लिखी हैं। और तुम्हारे पास कहानी कहाँ, कहानी तो भक्ति ही कह सकती है। मसाले का अर्थ क्या है, कच्चा माल। कोई भी जो लेखक साहित्यकार है जिसके मन में नए नए आइडिया आते हैं, जो नया सृजन करता है, उसका स्वभाव होता है वह कहीं भी कोई घटना देखेगा, किसी व्यक्ति से मिलेगा, तो उसको वहां से लगेगा कि मुझे जो है कच्चा माल, मटेरियल या मसाला मिल गया है, प्लॉट मिल गया है कि मैं इस तरह से यहाँ से इस विषय पर कहानी लिख सकता हूँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो लगता है कि यह घटना जो है कहानीबद्ध की जा सकती है। कई बार लगता है कि इस बात के ऊपर हम कविता लिख सकते हैं।
तो जो साहित्यकार है उसकी हर वक्त जो निगाह है इसी तरह से रहती है कि मैं कहाँ से कुछ नया ढूंढ करके लाऊं और पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व था, आप देखिए कि जितने भी साहित्यकारों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो सबका व्यक्तित्व ऐसा है जो बिल्कुल साधारण है, लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं वो असाधारण है कि उनकी कोई सानी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने जो कौशल था, इनका लेखन कौशल था, कहानी विधा को तो जो पहचान दे दी, वो आज भी सारी कहानियां जो है प्रासंगिक लगती है। अगर आज भी हम पढ़ते हैं तो पाठक को रुचिकर दिखाई देती है। इस तरह से जो है कहानी का माहौल खोजने के लिए प्रेमचंद जी जो है किसी के साथ भी बैठकर बातचीत करके किस तरह से उनकी जो क्षमता उजागर कर सकते हैं। देखिए इसमें से आप अगर पूरी इसका एक लाइन के तौर पर लिखें तो यही है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी विधा है, कहानी कला है, उसका जो आप कच्चा माल है, मसाला है, सामान्य जनजीवन से वो किस प्रकार खोज लेते हैं, इस बात पर इसके माध्यम से प्रकाश डाला गया है।